के बाद कैशलेस कॉन्सेप्ट पर जोर दिया जा रहा है। सुविधा के लिए लोग बड़ी तादाद में पेटीएम जैसे ई वॉलेट के जरिए पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। खासकर ये परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ रही है। जी हाँ, कई महिलाओं का कहना है कि पेटीएम से पेमेंट करने के बाद उनके पास कई अनजान नंबरों से कॉल आने शुरू हो गए हैं। कोई ब्लैंक कॉल करता है तो कोई अश्लील मैसेज सेंड कर रहा है। दिल्ली में तो बहुत सारी महिलाओं ने थानों में भी शिकायतें दर्ज करवा दी हैं। अब पुलिस नंबर वेरीफाई करके आरोपियों की तलाश तो कर ही रही है। वहीं जांच में पता चला है कि जिन नंबरों से महिलाओं को परेशान किया जा रहा है उनमें ज्यादातर जियो कंपनी के सिम है। कॉल फ्री होने की वजह से हजारों लोग इन नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है कि पेटीएम के जरिए जब महिलाएं पेमेंट कर रही हैं तो उनके नंबर आउट हो रहे हैं और इसका खामियाजा महिलाओं को अपनी सुरक्षा में करना पड़ रहा है। तो नोटबंदी का एक नकारात्मक असर हम इसे कह सकते हैं और टेक्नोलॉजी का एक नकारात्मक असर हमारे सामने आ रहा है। तो वहीं अगर हम बात करें अगली खबर की, हम आपको बताते हैं कि इससे जो दिक्कतें आ रही हैं उससे आप कैसे सामना कर सकते हैं। महिलाओं को इस परेशानी से बचने के लिए जागरूक रहना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिन पर गौर करके आप पेटीएम से पेमेंट करते वक्त भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, जैसे कि आप अपना प्राइमरी नंबर जो है वो इस्तेमाल करना बंद करें। दुकानदार जो है जिसे आप पेमेंट करें उसकी पूरी जानकारी जुटाएं, उसका नंबर, वक्त, पेमेंट का वक्त और नाम, दुकानदार का नाम जो है आप नोट कर लें, ताकि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी आए तो आप उससे निपट सकें। इसके अलावा आप व्हाट्सएप की लास्ट सीन को सीमित करें, अपनी डीपी को सीमित करें। ये सब जो उपाय हैं वो करके आप अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं। तो छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन आपको और उपायों के बारे में आज बताएंगे। अगर आपको इस समस्या से पूरी तरह से किस तरह से निजात मिले इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट आयुष जी। आयुष जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो आयुष जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नोटबंदी का वक्त है और ऐसे में ये समस्या आना, तो महिलाओं को जो ये समस्या आ रही है इससे कैसे निजात दिलवाया जा सके? देखिए, सबसे बड़ी जो इशू आ रहा है नोटबंदी के बाद 400 से 1000% तक का ट्रांजैक्शन, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद 400 से 1000% तक का ट्रांजैक्शन बढ़ गया। उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान था ये वॉलेट्स का था, जैसे पेटीएम है, फ्रीचार्ज है। अब इनके अंदर जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि जो वॉलेट से पेमेंट कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैक्सिमम लोग जनरली जिससे जो अपना प्राइमरी नंबर होता है, जिससे अपना उनका अदर अकाउंट्स हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है या फेसबुक पे भी इसको वेरीफाई कर रखा है, उस अकाउंट से वो उसी से ही पेटीएम पे रजिस्टर करते हैं। और जब वो पेमेंट करते हैं, मान लीजिए चाहे क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना हो या मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट करना हो, दोनों ही केसेस में जो पेमेंट रिसीव कर रहा है उसकी ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर उसका मोबाइल नंबर शो हो जाता है। तो ये पेटीएम और फ्रीचार्ज जैसे वॉलेट्स पे भी सबसे बड़ा सिक्योरिटी का इशू है। दूसरा, जनरल पब्लिक के लिए ये है कि लोगों के नंबर वहां से इजी हो जाते हैं वहां से निकालना। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग जियो का यूज कर रहे हैं। जियो का यूज इसलिए कर रहे हैं, ये तो VoLTE बेस्ड है वो, तो बेसिकली एक तो कॉल्स फ्री हैं, दूसरा VoLTE को इतनी इजीली टैप नहीं किया जा सकता जितनी जल्दी अदर CSFB या अदर जो स्विचिंग मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू कॉल्स राउट होते हैं, उनमें और जियो में काफी ज्यादा फर्क है। तो जनरली ये जो पब्लिक है इनको यूज कर रही है। दूसरा जो तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है कि व्हाट्सएप के अंदर जो DPs है वो जनरली लोग एवरीवन सीन रखते हैं, जबकि उसे रखना चाहिए ओनली टू कंटेंट। कॉन्टैक्ट जो है उनका उन्हीं को ही शो हो, उसके अलावा DPs किसी और को शो ना हो। तो बेसिकली इस केस में है जो पर्सनल फोटोज हैं, पर्सनल स्टेटसेस हैं या जो भी पर्सनल प्राइवेसी का रिस्क रहता है और वो उसके लीक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये तो पेटीएम की बात हुई, आपने बताया। तो पेटीएम के अलावा भी कोई ऐसा टूल है जिसके जरिए हम ई वॉलेट है जिसका हम इस्तेमाल सुरक्षा के लिहाज से भी कर सकें? देखिए, मेरे अनुसार जो वॉलेट हम यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं UPI के। UPI जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, NCPI ने लॉन्च किया हुआ। अलग अलग बैंक से आपके मान लीजिए PNB है, SBI है, तो SBI पे है, PNB बड़ी है, इनको हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है, बेसिकली एक ID के थ्रू ट्रांसफर होता है कि XYZ@PNB या XYZ@SBI, इसके थ्रू आप ID के थ्रू, एक छोटा सा ID होता है उसके थ्रू पेमेंट होता है। तो इस केस में प्राइवेसी का कोई रिस्क नहीं होता और मोबाइल नंबर का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता किसी भी तरीके से। तो आपकी जो डिटेल्स है वो पूरी तरीके से हिडन रहती है। और
तो ये यूआईडी किस तरह से, आप इसका पूरा प्रोसीजर हमें अच्छे से बताएं। अलग अलग जो बैंक है, जो भी आपका बैंकिंग प्रोवाइडर है, उसमें जाकर आप यूपीआई ऐप उसकी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी उसका नाम है। मान लीजिए SBI पे करके आती है, नहीं तो एक डिफॉल्ट ऐप है जैसे फोन पे करके एक ऐप है, वो उस ऐप पे सारी कंपनीज के यूपीआई वर्क, सारे बैंक्स के यूपीआई वर्क करते हैं। वहां जाइए, आपके अकाउंट को आपके मोबाइल नंबर के थ्रू फैच कीजिए और उसमें रजिस्टर कर दीजिए। उसके बाद उसमें एक आईडी क्रिएट करनी होती है। ठीक है। आईडी मान लीजिए आपको एक यूजर नेम लेना होगा जो बैंक है उसका एक्सटेंशन के साथ, जैसे PNB में है तो XYZ@PNB, ये आपको आईडी मिल जाएगा। उसके बाद उस आईडी के थ्रू आप पेमेंट कीजिए और ऑन स्पॉट 5 सेकंड के अंदर ट्रांजैक्शन होता है, कोई रिस्क भी नहीं होती। और जैसे अभी जो लेटेस्ट जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रही है वो पेटीएम और फ्रीचार्ज जैसे बड़े वॉलेट्स के साथ आ रही है कि इनके सर्वर्स डाउन चल रहे हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा अभी जैसे पेटीएम सुबह 2 घंटे से डाउन चल रहा है, तो आपकी जो ये रिस्क है ये पूरी तरह खत्म हो जाएगी, यूपीआई डाउन नहीं होता जनरली। तो ये जो यूआईडी आपने बताया, अब पेटीएम में तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें दुकानदार के साथ जो उसका पैच करना पड़ता है कि आपके पास पेटीएम है और हमारे पास भी पेटीएम है। यूआईडी में भी ये जरूरी होगा कि उनके पास भी, या सीधा बैंक से जैसे स्वाइप करते हैं हम उस तरह से बैंक में पैसा ट्रांसफर होता है, कोई कंपलसरी नहीं यूपीआई हो। उनके अकाउंट नंबर से भी आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं उन्होंने यूपीआई ऐप डाउनलोड कर रखा है या नहीं कर रखा, कोई इशू नहीं। जैसे हम कार्ड से पेमेंट करते हैं उसी तरह से ये यूआईडी से होगा। ठीक है, इट विल एक्ट एज अ वर्चुअल POS। ठीक है। और सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए किसी महिला ने नंबर अपना दे दिया, प्राइमरी नंबर दे दिया, और अभी उसको ब्लैंक कॉल्स आ रही हैं, तो वो क्या ऐसा कुछ कर सकती है कि अभी वो सुरक्षा कर सके अपनी? बेसिकली उसमें एक अगर लोकल लेवल पे करना ज्यादा आप नहीं चाहते लीगल मैटर्स में फंसना, तो बहुत सारी एप्स हैं जिनके थ्रू हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि जो हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट के अलावा जो कॉल्स हैं वो ब्लॉक हो जाए। ठीक है। इस एंड्रॉइड के अंदर ये डिफॉल्ट फीचर्स भी होते हैं कि आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो कॉन्टेक्ट है उनके कॉल्स ही आपके पास है, रेस्ट ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाए जी। तो इसके थ्रू एक सिंपल सा प्रोसीजर है, बाकी तो फिर लीगल मैटर्स। आयुष जी आपसे अब ये सवाल जानना चाहूंगी कि अगर किसी महिला के साथ ऐसा कोई अपराध हो गया है तो साइबर क्राइम इसे कहा जाएगा, तो उसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो एक्ट आया था 2008 के अंदर साइबर क्राइम प्रिवेंशन के लिए, उसमें एक सेक्शन था 66 में अंदर ये कहा गया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन के कोई भी मीडियम्स हैं जिसको यूज कर किसी को हैरेस करना या किसी को किसी भी तरीके से परेशान करना, ये क्राइम की श्रेणी में आता है। ठीक है। तो अगर इन केस बहुत ज्यादा मान लीजिए प्रैंक कॉल्स आ रहे हैं, आपके नंबर बहुत ज्यादा ही आउट हो चुके हैं, तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाइए, वहां जाकर एक सिंपल एप्लीकेशन लिख के अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाइए और वो हो जाएगा। वैसे एक मेरी पर्सनल एडवाइस ये भी है कि अगर कोई पर्टिकुलर नंबर से आपके पास ज्यादा अगर प्रैंक कॉल्स आ रही है पर्टिकुलर नंबर से, तो आप अपने कंपनी के कस्टमर के नंबर पर कॉल करें और वहां जाकर कंपनी के थ्रू उस नंबर को ब्लॉक करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है। मींस अगर जनरली ऐसे लोग अलग अलग नंबर चेंज करके कॉल करते हैं, पर अगर सेम नंबर है इन केस तो काफी हद तक में राहत मिल जाए। और मान लीजिए उन्होंने पिक्चर्स वगैरह हमारी शेयर कर दी, तो फिर उससे किस तरह से निजात पाई जाए? पिक्चर्स जो शेयर कर दी, जैसे पिक्चर्स में ये कर सकते हैं, व्हाट्सएप का तभी ऐसा कुछ हो नहीं सकता। उसका रीजन है कि व्हाट्सएप के सर्वर्स भी इंडिया के अंदर नहीं है। हमने पहले भी कई बार खबर उठाई थी कि व्हाट्सएप के सर्वर्स को इंडिया में लगाया जाए, पर चूंकि कुछ एक्शन हो नहीं पाए गवर्नमेंट की तरफ से। फेसबुक पे ये है कि अगर फेक आईडीज बनाते हैं या कुछ मान लीजिए फेसबुक या ट्विटर पे फेक प्रोफाइल्स के थ्रू ये काम हो रहा है, तो हम ये कर सकते हैं कि हमारे 10 से 15 फ्रेंड्स के थ्रू उन आईडी को ब्लॉक की रिक्वेस्ट कर दी जाए। ये एक सिंपल तरीका है। तो जैसे ही उनके पास 10-15 आईडीज के थ्रू ब्लॉक की रिक्वेस्ट जाएगी, तो फेसबुक उस आईडी को ब्लॉक करेगा और उनसे बोलेगा कि एंटर वेरिफिकेशन मेथड्स। पुलिस आयुष जी, पुलिस का क्या प्रोसीजर रहता है जब हम उसे कंप्लेंट कर देते हैं पुलिस को, तो वो किस प्रोसीजर से आरोपी तक पहुंचती है, वो भी हमें बताएं। पुलिस साइबर सेल में ट्रांसफर करती है उस केस को। ठीक है। उसके बाद साइबर सेल आईपी के थ्रू, जैसे इनके साइबर क्राइम हो गया, मान लीजिए अगर व्हाट्सएप फेसबुक पे अगर यूटिलाइज हो रही है प्रोफाइल फोटोज, तो उसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई करती है। और अगर इनका ये केस है, मान लीजिए आपके मोबाइल नंबर का केस है, तो पुलिस जो संबंधित कंपनी है, टेलीकॉम ऑपरेटर है, उसको केस फॉरवर्ड करती है, वो उसकी डिटेल्स निकाल के देता है और तब कार्रवाई होती है। पर ये बहुत स्लो प्रोसेस है इंडिया में फिलहाल। तो चलिए आयुष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े और इतनी सारी तमाम जानकारियां हमें आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।